हाय बच्चों, कैसे आप लोग। एक बार फिर स्वागत है। और हम कर रहे हैं हेलो एल्किन का पार्ट 9 में आ चुके हैं। काफी लंबा चला गया पार्ट, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करी आपको ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। रिएक्शन सारे हो गए थे हमारे। रिएक्शन होने के बाद हमने करा था SN1 SN2 लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। और अब बेटा एक टॉपिक रह गया था इसके अंदर, जिसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का पार्ट है जो आप 11th में पढ़ते हो। और उसमें पढ़ते हो आप स्ट्रक्चरल वाला। यहाँ बेटा पढ़ते हो स्ट्रक्चरल, मतलब सॉरी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली आप पे कवर करते हो आप। ऑप्टिकल के अंदर आता था स्टीरियो में दो टाइप के होते हैं ऑप्टिक स्टीरियो के। बेटा एक हो गया आपके पास ऑप्टिकल होता है और एक होता है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके, बचा हुआ था उसका ऑप्टिकल वाला जो हमने वहां पे कवर नहीं किया था। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखिए आपके पास अगर इंसाइड को खोले बेटा तो देखो क्या है आपके पास, उसी को कवर करते हैं फिर। तो मैं सिंपली बोलते हैं इसको स्टीरियो केमिकल स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेसिकली जो आपका SN1 और SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर, उसी का बेटा ये पार्ट है अगला, कि जब ये रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा, SN1 और SN2 मैकेनिज्म होती है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज निकल के चली आती है। क्या निकल के आती है मैं लिखाता हूँ, फिर आते समझते हैं। तो जो मैं बता रहा था ना आपको कि जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा बेसिकली होता है, आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी एक बार बेसिक सा देख लो बेटा आपके पास, कि आइसोमेरिज्म को बेटा आपके पास बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। बेटा बेसिकली दो मेन टाइप होते हैं, को बेटा बोलते हैं आपके स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल बेटा दूसरा जो होता है ना, कौन सा दूसरा, दैट इज स्टीरियो। क्या बोलते हैं इसको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, स्ट्रक्चरल के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो 11th में। पहला चैप्टर जो होता है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर बेटा स्टीरियो की बात करी जाए ना, तो स्टीरियो के अंदर ना दो टाइप के आ जाते हैं फर्दर। एक को हम बोल लेते हैं ज्योमेट्रिकल। क्या बोल लेते हैं, ज्योमेट्रिकल। और बेटा एक हो गया आपके पास ऑप्टिकल। ठीक है। ज्योमेट्रिकल की बात तो पढ़ा होगा, याद होगा आपने पढ़ा होगा, ट्रांस सिस पढ़े थे, तो वो इसके ये वाले इस वाले में आते थे। बेटा दूसरा रह गया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर बेसिकली यही पढ़ना है हमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब होता क्या है देखो, आइसोमेरिज्म तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज जिसका स्ट्रक्चर क्या हो सेम हो, मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो सेम हो, बट उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो अलग अलग आ जाए। मतलब दो चीजें, बड़ा सिंपली लिखवा रहा हूं, कंपाउंड्स having same formula, having same formula, same formula but different properties, but different properties, प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए। ठीक है, आपका फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो बेटा उसको बोलता है आइसोमेरिज्म। और उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं जो मैंने लिखा अभी। अब आता है ऑप्टिकल में। तो बेटा ऑप्टिकल की बात करें तो बेटा इसमें बेसिकली आपका फिजिक्स यूज होगी। चैप्टर आपका जो 10 है ना, वेव ऑप्टिक्स, वहां की थोड़ी सी तो आपका सिलेबस से बाहर है एक्चुअली में। बेटा टॉपिक इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पहले करवाते फिर इस पे आते हैं कि होता क्या है। तो बेटा देखो, लाइट की एक बड़ा प्रॉपर्टी होती है, लाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बेटा बोलते हैं, बेटा इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन। बेटा क्या बुलाते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। बेसिकली लाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। बट इसमें होता है क्या, वो भी समझ लेते हैं। तो देखो पोलराइजेशन बेटा बेसिकली क्या होगा आपके पास कि बेटा मान लो एक आपका बल्ब है, बेटा क्या आपके पास बल्ब है, या मान लो बेटा आपका सोर्स ऑफ लाइट, बेटा क्या है आपका, ये सोर्स ऑफ लाइट है। कोई भी लाइट मान लो बेटा, आप सन ले सकते हो या जो भी मर्जी अज्यूम कर रहे हो कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो सोर्स ऑफ लाइट है आपका सन हो गया फिर बल्ब हो गया, इधर आपका सन हो या फिर क्या हो जाए, बल्ब हो जाए, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। अब देखो इससे जो लाइटें निकलती है ना, जो लाइट्स निकल के आ रही है किससे, सन से या फिर बल्ब से, देखो उसके अंदर एक सिंगल पार्टिकल तो है नहीं, बल्ब तो बहुत सारे एटम से मिलके बना है।
बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा ही होते हैं इसके अंदर। तो उसका हर एक एटम बेटा क्या करता है ना, एमिट कर रहा होता है लाइट को। जितने भी बल्ब के एक एक एटम्स होंगे ना, हर एक एटम बेटा इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, लाइट एमिट करने के प्रोसेस में। अब समझो, अगर हर एक एटम लाइट एमिट कर रहा होगा, तो देखो बेसिकली जैसे मान लो आपके पास सन, मान लो सन बना हुआ है हाइड्रोजन से, बना तो पूरा हाइड्रोजन से है, प्रॉपरली हाइड्रोजन से बना हुआ है, और काम सबका वही है कि लाइट एमिट करनी है हाइड्रोजन को, बट लेकिन अलग अलग हाइड्रोजन है। अब अलग अलग हाइड्रोजन जब होते हैं ना, उन सबकी जो टेंडेंसी होती है लूज करने की, वो टाइमिंग मैच नहीं करती, डायरेक्शन मैच नहीं करता। जैसे मान लो आपके पास कि आप अज्यूम कर लो कि आपके 11th, आप 12th में हो, तो 12th में आपके पास आपकी क्लास में 40 या 45 बच्चे हैं, या 35 बच्चे जो भी है। अब जो सारे के सारे बच्चे आपके 35 बच्चे हैं, है तो 11th में, सबका काम क्या है, एग्जाम देना है जाकर अभी बोर्ड का या प्री बोर्ड का आपने जो दिया होगा अभी, सबका काम तो वही है, सबको पढ़ाया भी वही जा रहा है, सब कुछ करा हो जा रहा है, बट सबका जो बिहेवियर होता है या सबके जो रिजल्ट्स आएंगे बिल्कुल अलग आएंगे। किसी के मार्क्स ज्यादा, किसी के मार्क्स कम आएंगे, कोई थोड़ा शरीफ बच्चा है, कोई बदतमीज बच्चा है, कोई ज्यादा अच्छा बच्चा है। तो आप सेम क्लास के अंदर हो, सब कुछ सेम है, बट इसके बावजूद भी आपका जो बिहेवियर है थोड़ा सा अलग अलग होता है। थोड़ा यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है ना आपके बल्ब के, तो बल्ब मान लो इसको बड़ा करके दिखाते हैं, तो मान लो आप ये आपके पार्टिकल्स से मान लो 4 पार्टिकल्स, बेटा कितने पार्टिकल्स है, 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 4 या 5 ले लो, 6 ले लेते हैं, ठीक है। इस बल्ब के में 6 पार्टिकल्स हैं, इन सब ने एनर्जी लूज करनी है, क्या करना है बेटा, एनर्जी को लूज करना है। तो बेटा होगा क्या कि मे बी ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल दिख रहा होगा, ये वाला येलो वाला, बेटा मान लो ये लाइटें इधर भेज रहा है, बेटा कहां भेज रहा है, इधर से लाइटें भेज रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी कहीं भेज सकता है। बट ये वाला बेटा मान लेते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन कलर कर देते हैं बेटा। तो जो ग्रीन वाला पार्टिकल है ना, मे बी इसकी अपनी मर्जी है, तो बेटा मान लो ये इधर लाइटें भेज रहा है। बेटा सेम ले लो, एक पिंक पकड़ लेते हैं, ये आ गया आपका पिंक वाला पार्टिकल, बेटा लेट अज्यूम ये इधर भेज रहा है। तो सिमिलर बेटा बाकी पार्टिकल्स भी अपने अपनी मर्जी से कहीं भी लाइट को भेज सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। हर एक एटम जो होगा ना उस सोर्स का, बल्ब हो या फिर आपका सन हो, वो हर एक पार्टिकल अपनी मर्जी चला रहा होता है, भेजेंगे तो लाइट ही, बट डायरेक्शन और टाइमिंग अलग अलग होती है। बड़ा ध्यान दो, एक चीज बेटा पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे बोलते हैं बेटा ईएम वेव्स। बेटा ईएम वेव्स की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने, और ध्यान होनी चाहिए आपको ईएम वेव्स की डेफिनेशन में। बेसिकली क्या होता है, ईएम वेव्स में दो चीजें होती है बेटा, एक होता है बेटा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक और चीज बेटा होती है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये दो प्रॉपर्टीज होती है लाइट के अंदर। बेटा ऑसिलेटिंग मतलब होता है एक ऐसी चीज की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। बेटा एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे मान लो क्लॉक है, वो लगातार घूम ही रहा है, टाइम लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली। तो दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप सिंप्लिसिटी के लिए बड़ा मान लो अभी कि बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो बड़ा वेव आपकी इधर जा रही है, हम कह रहे हैं कि आपकी लाइट यहां जा रही है, बेसिकली आपकी जो लाइट है ना, बल्ब से जो लाइट निकली बेटा वो इधर जा रही है, दैट इज मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। बेटा कहां जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो बेटा ईएम वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लाइट इधर जाएगी, मतलब आपका जो वेव का प्रोपोगेशन है, वेव का जो ट्रेवल का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस होगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा, ये जो ऑसिलेट कर रही होंगी, वो अलग डायरेक्शन में होंगी। तो बेटा मान लो ये आपका, बेटा मान लेते वाई डायरेक्शन आ गया, और बेटा एक और कलर ले लेते हैं, लेट अज्यूम ये आपका बेटा क्या हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया। ये वाई है बेटा, ये क्या आपके पास जेड है। तो अगर वेव इधर जाएगी ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां पे होगी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड होगी। बेटा मान लो इधर कर दो मैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो बेटा मान लो कहां जा रही होगी, वो जा रही होगी बेटा आपके पास इधर की साइड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई।
ठीक है बेटा, वो डिटेल में देखिए कैसे करती है, अब समझ लो कि अलग अलग डायरेक्शंस होती है। तो लाइट इधर गई, लाइट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला है। अभी समझने के लिए कर लो, बिल्कुल अलग बिहेवियर होता है, बट अब एग्जाम्पल तौर पे ये इधर, ये इधर और ये इधर। आपको सिंपली बस याद रखना पड़ा, जिधर भी आपकी लाइट जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे हमेशा 90 के एंगल पे होगी। बेटा कितने पे होगी? 90 के एंगल पे होगी। हम बेटा इस चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मली हम पोलराइजेशन वगैरह जो होता है ना, वो हमें दिखता है, और हमारी आंखें जो होती है नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। तो हम इसको भूल जाएंगे, सिर्फ फोकस पे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। बेटा किस पे करते हैं फोकस? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। बेटा बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो बोला कि हमने जाती तो इधर ही है, बट वो ऐसे जाती है, इस डायरेक्शन में चलती है, वो ऐसे, ठीक है, जाएगी तो इधर की साइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वो इस एक्सिस के पैरेलल चलती है। ठीक है, बड़ा ध्यान दो। तो बेटा होगा क्या कि अगर मान लो ये जो आपको वेव दिख रही थी जो इधर जा रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब बेटा वो ऐसे चल रही होगी, इसके परपेंडिकुलर चल रही है बेटा आपके पास। ठीक बेटा, ये वाला तो बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। बेटा इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही होगी, बेटा इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही होगी, इस वाले की ऐसे चल रही होगी। दिख रहा है? तो क्योंकि अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहे हैं ना, तो उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा क्या होगा? अलग अलग होगा। देखो एक ऐसे चल के जा रही है, और एक ऐसे चल के जा रही है, और एक ऐसे चल के जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, हर एक पार्टिकल की क्या होगी? सॉरी, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर होगी। तो बेसिकली एक सन से जो लाइट निकल के आती है ना, या किसी बल्ब से, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लगभग सभी डायरेक्शन के अंदर होती है। वो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में आपकी क्या होगी? वो प्रेजेंट होगी। दिख रहा है ना आपके पास? ये लगभग हर डायरेक्शन क्या आपके पास प्रेजेंट है, हर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मेरा यहीं से निकल के आता है कि जब कोई लाइट है ना, अगर हर डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, अगर हर डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, तो बेटा उस तरह की लाइट को, तो बेसिकली बोलते हैं से लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक को बेटा बोलते हैं पोलराइज लाइट, बेटा एक को बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। बेटा क्या बुलाते हैं? अनपोलराइज लाइट। तो बेटा अनपोलराइज का मतलब यही होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट in all directions, all directions। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, बेसिकली वो हर एक डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो आपके पास, इसको देखो एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखो बेटा वो इधर भी वाइब्रेट कर रही है, मतलब वो इधर भी हो सकती है, 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 कहीं भी जितने पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इस तरह की लाइट को बेटा बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। बेटा पोलराइज क्या होता है? देखो ध्यान से, इसी का जैसे उल्टा। बेटा मान लो कि हमने कोई एक नॉर्मली बोला कि जो हमारे सोर्स होगा लाइट, तो हमेशा वो अनपोलराइज लाइट ही भेजता है, बट कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू इस अनपोलराइज को पोलराइज कर सकते हैं। मतलब करना क्या है, हमें उसमें से सिर्फ एक डायरेक्शन को रखना है, बाकी सबको बोलना है कि निकलो, हमें बाकी डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो बेटा मान लो कि एक बल्ब थी, जहां से बोला ना लाइट इधर भी जा रही थी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी हर डायरेक्शन में थी। बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लगाते हैं बेटा, बोलते हैं पोलराइजर होता है। क्या होता है? पोलराइजर। बेटा क्या लगाते हैं? पोलराइजर होता है। बेसिकली बेटा ये होता है निकल का प्रिज्म होता है। क्या होता है आपके पास? निकल का प्रिज्म। ठीक बेटा, क्या होता है? निकल का प्रिज्म होता है। और निकल के प्रिज्म की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की लाइट को ही आने देगा, बाकी सबको बोलेगा निकल जाओ, ऐसे नहीं जाने देगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जब यहां से लाइटें निकलती है ना, तो उसमें मान लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचती है बेटा, कौन सी वाली? ये वाली, सिर्फ ऊपर नीचे वाली, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक बेटा, और कोई डायरेक्शन नहीं बचेगी। ठीक बेटा, मतलब पार्टिकल या तो ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और बाकी डायरेक्शंस क्या होंगे बेटा? नहीं होंगे। तो अगर लाइट में एक सिंगल डायरेक्शन हो जाए, एक सिंगल डायरेक्शन बेटा होगा,
तो कहलाएगी पोलराइज लाइट। सिंपल बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हैव ओनली वन डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो जो आपकी लाइट हर डायरेक्शन में जा रही थी, बेसिकली हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी, उसको हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में चलने को बोला, एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने को बोला। ठीक है, तो अगर उस तरह की लाइट होगी बेटा आपके पास तो कहलाती है क्या? आपके पास बेसिकली कहलाती है वो पोलराइज लाइट कहलाती है, और बेटा कहलाती है अनपोलराइज लाइट। क्या कहलाएगी बेटा? अनपोलराइज लाइट कहलाती है। बेटा देखो ध्यान से एक और चीज, क्योंकि बेटा इस पोलराइजर ने क्या किया, देखो बहुत सारी रेज निकल के आ रही थी, सारी सारी रेज निकल के आ रही होंगी, इसने सिर्फ एक या दो रेज को ही आने दिया, बाकी सबको रोक दिया। तो बेटा ऑब्वियस बात क्या होता है कि अगर यहाँ पे लाइट बहुत तेज थी, बेटा मान लो इंटेंसिटी बेटा बोलते हैं, अगर मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी 10 के आसपास थी, कितनी बेटा 10 के आसपास थी, तो बेटा यहाँ पर इंटेंसिटी सिर्फ कितनी बचेगी आपको? मुश्किल से 5 इंटेंसिटी बचेगी या उससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ वेव्स को रोक दे रहे हैं। वेव्स बेसिकली एनर्जी लेके आ रही थी, तो जब हम किसी लाइट को पोलराइज कर देते हैं ना, तो हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। पर इसका परफेक्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने जितने भी बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते होंगे, या आप लोगों ने खुद से भी देखा होगा उनको, कि जितने भी क्रिकेटर खेल रहे होते हैं आपको देखो सारे सारे गॉगल्स पहन कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बॉल एयर में जाएगी तो सामने बेटा सन आता है, और सन बहुत इंटेंस होता है। कभी आप देख रहे हैं सन को आंखों से देख नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत तेज सन होता है, आपकी आंखें देख नहीं पाती फिर चीजों को। तो बेटा वो लोग जो गॉगल्स पहनते हैं ना, बेसिकली वो होती है क्या है? पोलराइजर होती है। क्या होती है? पोलराइजर होती है, ताकि जब वो ऊपर देखेंगे तो बेटा पोलराइजर क्या करेगा, जो ये अनपोलराइज लाइट आ रही है ना सन से, क्या आ रही है? अनपोलराइज लाइट सन से निकल के आ रही है। गॉगल्स बेटा बेसिकली पोलराइजर होगा, वो क्या करेगा? लाइट को पोलराइज कर देगा। तो इंटेंसिटी बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सन बहुत तेज चमक रहा था ना, वो बिल्कुल हल्का सा दिखाई देगा आपको, तो उनको देखने में क्या होती है? आसानी होती है। तो हमें ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आती है जहां पर हमें पोलराइजर यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत तेज लाइट नहीं चाहिए, बहुत हल्की लाइट चाहिए। ठीक है, तो बेटा वहां पोलराइजर यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक लॉजिक होता है पोलराइजर का। आगे समझ में? तो बेटा देखो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं पोलराइजर के लिए, कि बेटा मान लो अनपोलराइज लाइट बेटा क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन होती है ना, तो उसको बोलते हैं कि देखो बेटा इसकी लाइट इधर भी वाइब्रेट कर रही होंगी, इधर भी कर रही होंगी, इधर भी कर रही होंगी, बट साथ में बेटा हम बनाते हैं डॉट। बेटा क्या बनाते हैं? एक डॉट बनाते हैं, ये वाला। बेटा मतलब क्या होता है? ये अंदर बाहर भी वाइब्रेट कर सकती है, मतलब अंदर बाहर भी डायरेक्शन हो सकता है। तो बेटा इस तरीके बेटा बोलते हैं अनपोलराइज लाइट, जहां पर हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रही है। बट इसको सिंपल फॉर्म में बनाना हो ना, सिंपल कर दिया इसको अगर हमने सिंपल फॉर्म में, तो हम दो ही दिखा देते हैं कि बेटा मान लो लाइट ऊपर नीचे वाइब्रेट भी कर रही है। क्या कर रही है? लाइट इधर भी जा रही होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा साथ में कहां जा रही होगी? बोर्ड के अंदर बाहर भी, मतलब ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही है और ऊपर नीचे भी जा रही होगी। तो दो डायरेक्शन भी अगर उसके अंदर है तब भी वो अनपोलराइज ही कहलाती है। ठीक बेटा, तब भी ये क्या है? आपका अनपोलराइज ही कहलाएगा। इसको पास कर दो किससे? पोलराइजर से। बेटा क्या बन गया? ये इसमें से एक बच जाती है, तो बेटा मान लो सिर्फ ये वाली आपकी बच गई, डॉट वाला जो था बेटा वो बाहर निकल गया। ठीक बेटा, ये आपका आंसर आया। तो ये अनपोलराइज था बेटा, क्या हो गया? बस पोलराइज लाइट हो गया। क्या हो गया? पोलराइज लाइट। ठीक है, समझ में आ गया? इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से, अगर आपको पढ़ना हो तो हम अभी वेव ऑप्टिक्स में जब लेक्चर्स आएंगे उसमें आप देखोगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे ना इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और लास्ट में क्या पोलराइजेशन, वहां पे डिटेल में बताऊंगा कैसे काम करता है, क्यों होता है, क्या क्या चीजें होती है वहां पे डिटेल में। अभी बेसिक बेसिक समझा दिया कि हो क्या रहा है। अनपोलराइज मतलब ऐसी लाइट जिसमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और पोलराइज जहां पे सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। बताया था कि आपके पास इधर से इधर जाने पे पोलराइजर को यूज करते हैं। जब पोलराइजर को यूज करते हैं तो बेटा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब पढ़ा क्यों? यहीं पे आता है क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा होता क्या है कि जो पोलराइज लाइट आ रही है ना चल के, जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, तो बेटा देखा क्या गया कि अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड उठाऊं, बेटा मान लो यहाँ पे कंपाउंड लिया हमने, क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
बेटा क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ला के रख दिया यहाँ पे। ठीक, तो बेटा देखो ध्यान से कि लाइट पहले ऐसे 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 क्या कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन देखा गया कुछ मटेरियल्स के अंदर जब लाइट उसके अंदर से होके जाती है ना, तो लाइट बैंड कर जाती है। अब लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रही है, थोड़ा एंगल पे मुड़ गई वो, बेटा क्या कर गई, थोड़े से एंगल से मुड़ गई वो। जिस लाइट को सीधा जाना चाहिए था ना, वो मुड़ गई। तो देखो एंगल ऑफ वाइब्रेशन या जिस एंगल में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो क्या हो गया, चेंज कर गया। ठीक, बेटा कैसे चेंज हुआ, बेटा ये ऐसे मुड़ गया। कैसे मुड़ा, इसको बेटा बोलते हैं क्लॉक वाइज। बेटा क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज रोटेशन हुआ। बेटा क्या हुआ, क्लॉक वाइज रोटेशन हुआ। ठीक है, एक और चीज, बेटा ये एंगल इंपॉर्टेंट होता है, ये एंगल को बोलते हैं थीटा। तो एक थीटा एंगल से राइट साइड में क्या हुआ, रोटेट कर गया। बेटा सेम चीज देखो, बेटा मटेरियल था, क्या मटेरियल है, बेटा जब इससे पास किया तो लाइट इधर मुड़ गई, ये आपकी ये ऐसे मुड़, अब ऐसे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है बेटा, ऐसे वाइब्रेट कर रही है। तो साफ साफ बना देते हैं, तो गंदा दिख रहा है। हाँ, समझ में बेटा बस। तो देखो इस बार ये इधर घूमी, कैसे घूमी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टी तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक बेटा, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अलग अलग होगा, सेम कंपाउंड नहीं होंगे। तो बेटा क्या हो रहा है, जब हम पोलराइज लाइट, बेटा क्या बोलते हैं, पोलराइज लाइट जब पास कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से, यहां पे बेटा क्या है, पोलराइज लाइट है, जब हमने उसको पास ऑन किया किसके साथ, एक ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ, उससे पास ऑन किया, तो लाइट का जो एंगल ऑफ वाइब्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बेटा हर एक मटेरियल का क्या होता है, वैल्यू अलग आती है, कोई क्लॉकवाइज करता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एंगल्स भी अलग अलग होते हैं हर एक मटेरियल के लिए, किसी ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो बेटा ये जो रोटेशन हुआ ना, है ना, वन रोटेशन, तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि कुछ मटेरियल लाइट को नीचे घुमा रहे, कुछ कहां ले जा रहे, ऊपर ले जा रहे। ये सिर्फ पोलराइज लाइट में देख सकते हैं, क्योंकि बेटा देखो अनपोलराइज में क्या होगा ना कि ऑलरेडी लाइट हर डायरेक्शन में जा रही थी, तो अगर लाइट पास होके भी निकलेगी ना, तो घूमेगी, पता नहीं चलेगा कि घूमा कि नहीं घूमा, क्योंकि वो हर डायरेक्शन पहले से थी। इसीलिए हम पोलराइज लाइट को यूज करते हैं। तो देखो एक राइट में और एक लेफ्ट में रोटेट कर रही है, तो प्रॉपर्टीज में तो दोनों की क्या होगी, अलग अलग हो जाएंगी। बेटा क्या हो जाएंगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक है बेटा, यहीं से निकल जाता है, बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। बेटा तीसरा केस भी देख लो, एक थर्ड केस भी देख लो। बेटा तीसरे केस में क्या होता है कि ये फिर से बेटा आई पोलराइज लाइट, ये डाला हमने, क्या लिया बेटा हमने इसको, पोलराइज लाइट बेटा क्या ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर से बेटा ये इससे पास किया हमने पोलराइज लाइट को। तो बेटा हो सकता है कुछ भी ना करे, जरूरी नहीं कि कुछ कर भी दे, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा कुछ भी नहीं करता ये। तो कोई चेंज आया, नहीं आया। तो बेटा यहीं से बेटा क्या करते हैं हम, बेटा एक वर्ड बोलते से बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। बेटा क्या बुलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। या फिर बेटा इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बेटा मतलब ये है कि एक ऐसा कंपाउंड जो रोटेशन करवा पाएगा, मतलब सिंपल बेटा आपके पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, देखो यहाँ पे, अ कंपाउंड विच कैन रोटेट, which can rotate a plane polarized light, a plane polarized light, plane polarized light। ठीक बेटा, एक ऐसा कंपाउंड जो
क्या करे, आपकी पोलराइज लाइट को, बेटा उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज, नाम सेम है, पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, तो लेफ्ट में या ऊपर, अगर कोई कर पा रहा है तो बेटा इस तरह के कंपाउंड क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। जो नहीं कर पाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक, अब क्या देखना प्लस, जो रोटेशन होगी दो तरीके से हो सकती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहीं से नाम निकल के आता है कि बेसिकली ये जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो दो टाइप के हो सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है बेटा आपके पास वो दो टाइप के हो सकते हैं। बेटा एक को बोला गया, बेटा इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है बेटा, बेटा को क्या बोल देंगे, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। देखो सिंबल भी यूज करते हैं, डेक्स्ट्रो के लिए बेटा यूज करते हैं प्लस सिंबल, बेटा इसके लिए क्या यूज करते हैं, माइनस सिंबल। अब ये होता क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास डेक्स्ट्रो मतलब हो गया जब लाइट क्या करेंगे क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। एक सेकंड जाओ, कहां गया आंसर हमारे पास। तो देखो यही था आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखो सिंपल सा, प्लेन और पोलराइज लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू, बोला निकल प्रिज्म से पास करेंगे, is rotated when it is passed through solution of certain compound, such compounds are called optically active compounds। सिंपली वही कि जब एक नॉर्मल पहले लाइट ले उसको पास किया निकल प्रिज्म से, जो पोलराइजर है पोलराइजर से पास करेंगे हमें मिलेगा पोलराइज लाइट। जब उसको पास किया किसी कंपाउंड से तो लाइट रोटेट कर गई, तो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो एंगल रोटेट कर रहा है उसको एक डिवाइस होता है उसे बोलते हैं पोलरिमीटर, उसकी हेल्प में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, कितने एंगल्स पे क्या कर रही हो, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो वो अलग चीज है। बट देखो इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट, मतलब क्लॉकवाइज में करे तो क्या बोलेंगे उसको, डेक्स्ट्रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, बेटा सिमिलरली इफ द लाइट, यहां से बेटा इफ द लाइट रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बेटा क्या बुलाएंगे उसको, उसको बेटा बोलते हैं लीवो रोटेटरी बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, तो डेफिनेशन लिख लो एक बार। देखिए कहां चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा। तो बेटा डेक्स्ट्रो की डेफिनेशन क्या हो गई यहां से, तो बेटा डेक्स्ट्रो की डेफिनेशन हो गई डेक्स्ट्रो रोटेटरी इफ कंपाउंड rotates plane polarized light, if compound rotates plane polarized light, plane polarized light, ठीक है, to the right, to the right side, to the right side, या फिर बेटा क्या लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां पे कर दे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दे। तो बेटा उसको क्या मान लेते हैं, क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, उस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। तो दूसरा कौन सा है, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। पर इसमें क्या होगा, सिंपल सा, इफ कंपाउंड रोटेट्स, if compound rotates plane polarized light, plane polarized light, plane polarized light by left side, that means एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा वो कहलाती है आपके पास लीवो रोटेटरी कहलाती है। और सिंबल क्या हो जाएगा उसका, नेगेटिव सिंबल भी यूज करा जा सकता है उसके लिए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हो गई इसके अंदर। ठीक है, बताया था ना। और कुछ आपके कंपाउंड तो कुछ भी नहीं करते तो बोलते हैं उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के नाम से बुला लेंगे। ओके, तो बेटा ये था ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। आगे समझ में आगे आते बेटा, और क्या देखा चैप्टर के अंदर, किधर गया, हाँ समझ में आ गया प्लस। अब तो ध्यान से बेटा इसमें क्या बोला गया है, सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां से बेटा सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स, such positive and negative isomers
ऑफ ए कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड फिनोमिनन इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दो बेटा, यहीं से निकल के आता है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, जब लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, कहाँ पे जब शुरू किया था हमने अभी, तो उसी को स्टार्ट करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। बेटा क्या था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। सो देखिए इसकी अब डेफिनेशन में आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। जब हमने पढ़ लिया ना कि आपका पोलराइजेशन क्या होता है और किस तरीके से पोलराइज करते हैं और फिर किस तरह से रोटेशन होती है, तो बेटा अब देखते हैं क्या इसके अंदर, अब हम देखेंगे इसके अंदर होता क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा देखो अब डेफिनेशन इसके लिखवाता हूं मैं आगे चल के। तो बेटा यहां पे आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। बेटा वो क्या कहलाएगी, देखिए बेटा सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो हमने पढ़ा ना ये कि एक राइट में कर सकते हैं और एक लेफ्ट में, तो सिंपल से बेटा वो कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, सॉरी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, इवन 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 सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि मान लो CH3 है, CH2 है, CH है, बड़ा मान लो यहाँ OH लगा हुआ है और फिर क्या आपके पास CH3, ये कंपाउंड है। तो दो ऐसे कंपाउंड्स, मान लो बेटा यही कंपाउंड ले लेते हैं, ये और ये, ठीक है। तो बेटा ये कंपाउंड देखने में क्या लग रहा है, इसके दो बार बना लो बेटा, क्या बना लो, दो बार बना लो इसको, CH3 CH2 CHOH CH3। बेटा ध्यान दो कि दोनों क्या है, सेम ही तो है, क्या है, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल है, दोनों सेम है। देखो देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है कि बिल्कुल कहाँ लगा हुआ है, OH बीच में लगा हुआ है, तो फॉर्मूला सेम, क्योंकि देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल सेम नंबर में है, तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्या है, सेम है। इसके बावजूद बेटा क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है। क्यों, क्योंकि देखो हमने जो डायग्राम बनाया ना उसमें दिखाया क्या है कि CH लगा है और उस पर OH लगा है, पर बेटा होता क्या है कि CH ऊपर लगा है, OH नीचे लगा है, या OH ऊपर लगा है, CH नीचे लगा हुआ है। तो ये माइन्यूट सी आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना आपके पास कि OH और सॉरी H और OH कहाँ पे लगे हुए हैं, इनकी जो रिलेटिव पोजीशन होती है ना आपके पास, वो भी डिसाइड करती है प्रॉपर्टी कैसी है। तो स्ट्रक्चर में हम वो नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कि कहाँ पे कौन लगा हुआ है। तो बेटा उस छोटी सी चीज की उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। तो वही बोला गया आपके पास ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है, बट 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 हैव डिफरेंट हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, डिफरेंस कहां पे आता है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में। मतलब वन कंपाउंड वन कंपाउंड वन कंपाउंड मतलब एक जो कंपाउंड होगा रोटेट्स लाइट बाई या राइट लाइट क्लॉकवाइज, while other one by anti-clockwise, ठीक बेटा। तो ऐसा आइसोमर जिसमें सब कुछ सेम है, फर्क किसके अंदर है कि उसमें से एक कंपाउंड लाइट को राइट में घुमा रहा है, दूसरा वाला लेफ्ट में घुमा रहा है, तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग हो गई, क्या बन गया, ऑप्टिकल आइसोमर बन गया। तो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। और बेटा इन दोनों को क्या बुलाएंगे, बेटा इन दोनों को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स है। क्या है बेटा आपके पास, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक बेटा, क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिक से बेटा क्या होगी, प्रॉपर्टी हो गई। डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, और समझ में आया क्या मतलब है, डिफरेंस ये निकल के आता है उनके रोटेशन के ऊपर। ठीक बेटा, तो ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब थोड़ा आगे देखते हैं इंसेंटिव और क्या दे रखा है आपके पास, ताकि उसको भी कवर करा दे आपको। ये तो कायरलिटी है और एनांटोइमर्स है। ठीक है बेटा, बेटा देखो एक चीज पढ़ाई से बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं इसको, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर सको वो कर देना आप उसको। कायरल बोलते हैं और अकायरल कंपाउंड्स बोलते हैं, इस पे आते हैं। ये क्यों पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली बेटा होता क्या है कि देखो, अभी हमने देखा कि आते बेटा वापस एक सेकंड के लिए नोट्स के ऊपर। तो मैंने क्या बताया कि आपके पास दो तरीके बेटा कंपाउंड हो सकते हैं। एक वैसे कंपाउंड जो लाइट को, जो मतलब बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं बेटा, एक क्या होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, पता कैसे चले हमें कि लाइट जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। डिफरेंस पता कैसे चलेगा, कि पता कैसे चलेगा कौन क्या है। मतलब अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो, क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है ना, तो क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तभी पता चलेगा ना आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो पहली कंडीशन तो होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि पहले उसको ऑप्टिकली एक्टिव हो, फिर देखेंगे कि उसमें से लिवो कौन सा है, डेक्स्ट्रो कौन सा है। क्या देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, लिवो कौन सा, डेक्स्ट्रो, वो बाद में पहले देखना पड़ेगा कि करेगा भी कि नहीं करेगा। तो बेटा यहां पर देखो एक सिंपल सी रूल होती है बेटा इसको चेक करने के लिए, ये रूल याद रखोगे, क्वेश्चन बेटा हम जो सॉल्व करेंगे इसी रूल पे करेंगे। इस पे कुछ डायग्राम दे रखा है, डायग्राम से हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली रूल्स के थ्रू चलेंगे। बेटा रूल क्या है, देखो सिंपल सा, इफ द गिवन कंपाउंड, if the given compound, if the given compound, if the given compound contain at least one chiral कार्बन। तो क्या बोला है, जो कंपाउंड हमारे पास है उसको चेक क्या करेंगे, क्या उस कंपाउंड के अंदर या उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एक कम से कम एक क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन है या नहीं है। बड़ा वर्ड क्या है, कायरल कार्बन। अगर ऐसा है, कंटेन करता कायरल कार्बन, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया कुछ, अगर कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन होगा तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। इफ नो कायरल कार्बन्स, नो कायरल कार्बन्स, देन वो बेटा क्या होगा, बेटा क्या होगा, सॉरी, इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली, बेटा ऑप्टिकली क्या होगा, फिर वो इनएक्टिव होगा। ठीक है बेटा, मेन है आपका कायरल कार्बन है या नहीं है। अब जो कायरल कार्बन क्या है तो देख लो आपके पास, पर देखो कायरल कार्बन जो होता है ना, कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन, अ कार्बन विच हैव, एक ऐसा कार्बन जिसका बेटा क्या होना चाहिए, विच हैव, अ कार्बन विच हैव all four distinct, all four distinct sigma bonds। मतलब ये है कि ऐसा कार्बन जिसके चारों के चारों बॉन्ड्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। एग्जांपल तो बताते बेटा, देखो ध्यान से,
बेटा मान लो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, देखो इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, बेटा इस पे क्या लगा हुआ है, Cl। बेटा मान लो यहाँ पे लगा हुआ है H, बेटा मान लो यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, बेटा कार्बन, 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 बेटा देखो फिर से एक हाइड्रोजन, एक Cl, बेटा ये क्या लगा हुआ है, H, 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 बेटा H, ठीक है बेटा। दो डिफरेंट कार्बन हो गए। बेटा ध्यान दो, अगर उसको सॉफ्ट और सिंपल फॉर्म में लिखा तो बेसिकली क्या लगा हुआ है, CH3 है, फिर बेटा एक H लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Cl। पहले समझ लो बेटा, सुनो बेटा, देखो इसमें तीन कार्बन, कितने कार्बन है, तीन कार्बन। हम जब कायरल चेक करते तो तीनों कार्बन का चेक करना पड़ेगा कि कोई है कि नहीं है। बेटा देखो पहला कार्बन, ये कार्बन आया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, दो चीजें बेटा क्या हो गई, सेम हो गई, दो बॉन्ड्स क्या हो गए, सेम, तो ये कायरल नहीं होगा, कायरल में काउंट नहीं होगा। बेटा इसको देखो, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे क्या है, क्लोरीन है, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे क्या है, क्लोरीन है। तो ध्यान रखना इधर क्या लगा है, कार्बन। बट हम कार्बन नहीं देख रहा है, पूरा देखते ही है, ये बॉन्ड पूरा काउंट होता है। तो बेटा देखो ध्यान से, इस कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, नीचे क्या है, Cl, इधर क्या है, CH3 है, क्या है, CH3, सिर्फ कार्बन नहीं है, पूरा पूरा CH3 है। बट बेटा इधर भी क्या हो गया, CH3 हो गया, तो ये कार्बन बेटा क्या हो गया, कायरल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि चारों बॉन्ड्स अलग अलग होने चाहिए, दो बॉन्ड यहाँ पे सेम हो गए। बेटा इसको देखो फिर से, इसके दो बॉन्ड साफ साफ दिख रहे हैं, सेम है, तो ये हो नहीं सकता। तो बेटा ये पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें एक भी हमारे पास कायरल कार्बन नहीं है। बेटा इस पे आ जाओ, बेटा देखो पहला वाला साफ साफ दिख रहा है, तीन हाइड्रोजन लेके बैठा हुआ है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बेटा देखो इस कार्बन की बात करते हैं, देखो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे बेटा क्या है, Cl, तो दो तो अलग हो गए। तीसरा देखो बेटा आपके पास, ये पूरा का पूरा क्या लगा हुआ है, CH3 लगा, बेटा तो बेसिकली क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, फिर कार्बन ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, बेटा नीचे क्या है, Cl है, बेटा देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये CH2 और CH3। तो जब हम चेक करते हैं ना कार्बन की कैरेलिटी, तो देखो ये कार्बन, इसको चेक करना है, तो देखो ये अलग चीज लगी हुई है, देखो ये पूरा काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा, और ये देखो अलग काउंट होगा। तो देखो सेकेंड कार्बन जो है ना, उसके चारों बॉन्ड अलग अलग हैं, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे क्या है, क्लोरो, तो चारों बॉन्ड्स बेटा क्या है, अलग अलग हैं। तो बेटा ये कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन क्या होगा, ये बेटा कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, बेटा कैसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स क्या यूनिक होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ही क्या बेटा, ये यूनिक बॉन्ड्स बना रहा है चारों के चारों, ठीक है। पर देखो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन सेम हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा है जो क्या बेटा आपके पास कायरल कार्बन है। अगर ऐसा है तो बेटा मतलब ये क्या हो गया, ये बेटा आपका हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। क्या बता देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। बस यही चेक करना होता है कि कंपाउंड के अंदर कोई कार्बन कायरल है या नहीं। ये चारों बॉन्ड यूनिक होने चाहिए, अगर चारों बॉन्ड यूनिक होंगे तो कायरल में काउंट हो जाएगा, और फिर आप कर सकते हो उसको, ठीक है, परफेक्ट है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी थी आपको बेसिकली, जब भी मुझे आइडेंटिफाई करना ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव को, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कायरल कार्बन है या नहीं है। और कायरल कार्बन कैसे चेक करेंगे, कंपाउंड बना लो खोल के पूरा अच्छे से, और फिर चेक कर लो कोई एक ऐसा कार्बन है क्या चारों बॉन्ड अलग है या फिर सेम है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो आंसर हमारा इजिली अवेलेबल हो जाता है। बेटा एक और चीज, बेटा वो क्या होती है आपके पास, दैट इज, एक दो तीन, बेटा अगर आइडेंटिफाई करना हो में, आइडेंटिफिकेशन, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, दोबारा लिख देते बेटा इसको, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। बेटा मान लो अब हम करना चाहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि चलो हमारे पता चल गया आपके पास कि ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो बेटा इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो हो सकता है, फिर लीवो हो सकता है। हमें चेक करना हो कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, वो डेक्स्ट्रो वाला या फिर लीवो वाला। थोड़ा ध्यान रखना, नोट करके लिख लो अच्छे से इसको दिमाग में,
ठीक है। डेक्स्ट्रो और लीवो can only be can only be can only be identified by क्या identified can only be identified experimentally। बेटा क्या होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन होगी ना डेक्स्ट्रो और लीवो की, तो बेटा वो एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, देख के कभी नहीं बता पाते हम लोग कि वो डेक्स्ट्रो है या फिर लीवो है। तो वो आपको कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कि बताओ कि डेक्स्ट्रो है लीवो है, क्योंकि वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि लाइट लेफ्ट में मुड़ी या फिर राइट में मुड़ी और कितने एंगल से मुड़ी। तो वो प्रॉपर्टी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं, उससे पहले नहीं बता पाएंगे। ओके, बता कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। आया समझ में? तो बेटा ये बेसिक्स था। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में कुछ अलग तरीके से समझाया गया है जो हम आते हैं उसके ऊपर। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया कैसे पता करना है? बेटा क्वेश्चन में आता हूँ, फिर आते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन के ऊपर कि एनसीईआरटी ने क्या बोला करने के लिए। ठीक है, सो देखिए बेटा, अगर हम जाए किसके ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर, एनसीईआरटी क्वेश्चन करते पहले, फिर आते हैं कि इन्होंने क्या दे रखा था, कायरल को कैसे समझाया गया इनके अंदर। क्वेश्चन एक मिलेगा मुझे, जस्ट होल्ड सेकंड बेटा। हाँ, देखो ध्यान से, जैसे बेटा ये वाला क्वेश्चन है, करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। बेटा उसको उठाते लेके चलते हैं अपने नोटपैड के ऊपर। एक सेकंड, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, देखो ये आपका इंसिडेंट एग्जांपल है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। बेटा सिंपली क्या बोला है कि कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा कायरल है कौन सा कायरल नहीं है। तो देखो, और बेटा बेसिकली क्या दे रखा है, एक तो बेटा ये वेज बोलते हैं और इसको बोलते हैं डैश लाइन। बेटा डैश का मतलब होता है कि बॉन्ड्स बोर्ड के पीछे की साइड है, और ये मतलब बोर्ड आपका बोर्ड के बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बाहर की साइड है और ये वाला बॉन्ड अंदर की साइड है, और ये जो सिंगल लाइंस होती है मतलब वो बोर्ड के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक होता है इसका, हमें वो नहीं देखना। बेटा देखो ध्यान से, बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। बेटा पहला तो पहला क्वेश्चन ये है, बेटा जो पहला क्वेश्चन है ना वो ये वाला है। बेटा दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, और तीसरा क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो तीन अलग अलग क्वेश्चन है, बताना लगा इन दोनों में से कायरल कौन सा है, क्या निकालना इन दोनों में से कायरल कौन सा है। तो देखो ऑलरेडी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कहाँ पे चेक करना है कायरलिटी। पर देखो ध्यान से पता होगा कि आपको जो कॉर्नर्स होते हैं बेटा ये वाला, वो किसको दिखाता है, कार्बन को दिखाता है। किसको दिखाता है, कार्बन, मतलब यहाँ पे बेटा क्या है, कार्बन है। अब ध्यान रखो बस, इस कार्बन में देखो एक OH लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, CH3। बेटा एक मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड, तो चार बॉन्ड्स बेटा लगे हुए, चारों क्या है, अलग अलग है। तो बेटा ये तो कायरल होगा, क्या होगा पास, ये तो कायरल होगा ही होगा। ओके, ये देख रहे थे कायरल क्यों नहीं है, बेटा देखो ध्यान से फिर से, ये वाला जो कार्बन है आपके पास पड़ा हुआ है ना, तो सेंटर पे कार्बन होता है। ये जो कार्बन है देखो बेटा, एक हाइड्रोजन, ये मिथाइल, बट ये देखो ब्रोमीन ब्रोमीन, तो इस कार्बन के दो बॉन्ड्स ऐसे हो गए जिनमें क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो कायरल हो सकते हैं नहीं। तो बेटा ये क्या कहलाते हैं, अकायरल कहलाते, कहता है अकायरल। ठीक है, ये कायरल, बेटा ये क्या कहलाएंगे, अकायरल कहलाएंगे। सिंपल। यहां देखिए, देखो दोनों फोकस कर रखा है, वो इस कार्बन को दोनों फोकस कर रखा है, तो यहीं पे फोकस कर लेते हैं क्या लगा हुआ है। देखिए बेटा, बेटा ये है मिथाइल, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, बेटा देखो उसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तो बेटा क्या होगा, प्रोपाइल। तो देखो इधर लगा प्रोपाइल, मिथाइल, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, चारों बॉन्ड अलग अलग हो गए,
बेटा क्या हो गया फिर से, ये कायरल होगा। बेटा क्या हो जाएगा, ये कायरल। इसकी बात करें बेटा आपके पास देखो, इन्होंने हाईलाइट करा है इसको, तो इसको पकड़ लेते हैं, क्या होगा देखिए फिर से। बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हो गया। बेटा इसके बगल में देखो, एक और दो कार्बन, दैट इज इथाइल। एक और दो कार्बन इथाइल। तो देखो इस कार्बन के बाद दो इथाइल हो गए, दो चीजें कॉमन हो गई, ये आपका कहलाएगा अकायरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकायरल। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए बेटा, इसमें बात करते हैं। बेटा देखो यहाँ पे Br लगा रखा है, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, इसको खोल के लिखो तो कैसा होगा, CH3 है। देखो कार्बन, देखो ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, नीचे बेटा क्या है, Br लगा हुआ है। बेटा क्या आपका CH2, बेटा ये क्या आपके पास CH3 है, होगा। ध्यान से देखो, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, चारों बॉन्ड बेटा क्या हो गए, यूनिक हो गए। फिर से क्या हो गया, ये वाला कायरल हो गया। बेटा यहां देखो, देखो Br जगह यहाँ पे लगा हुआ है। देखो बेटा CH3, CH2, CH2, देखो CH2 है ना, मतलब दो हाइड्रोजन हो गए। बेटा ये क्या हो गया, Br हो गया। तो देखो ऑलरेडी साफ साफ दिख गया ये वाला कार्बन कि एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये कायरल हो ही नहीं सकता। देखो बाकी कार्बन क्यों नहीं हो सकते, बेटा देखो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन लगे हुए, तीन हाइड्रोजन। कोई भी चीज अगर रिपीट कर जा रही है तो फिर वो कायरल हो ही नहीं सकती। बट यहाँ पे देखो ध्यान से था कि ये तो कायरल था ही नहीं, क्योंकि तीन हाइड्रोजन थे, इसके बाद दो और तीन थे। तो अब चेक करोगे पहले उस कार्बन पर जिसपे एक भी हाइड्रोजन सिर्फ एक होना चाहिए, हो ही ना। जहां भी दो हाइड्रोजन हो गए वो तो हो ही नहीं सकता। जिसपे नहीं होगा डायग्राम बना लो, चेक कर लो। बेटा ये वाला क्या हो जाएगा, आपका हो गया अकायरल। बेटा तीनों के अंदर ही पहला ऑप्शन आपका क्या था, सही था, कि कायरल वाला पहला था, और दूसरा ऑप्शन बेटा क्या था, अकायरल। ठीक बेटा, तो ये डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज में आते हैं, चार ऑप्शन गिवन होगा, बताना पड़ता है कि कौन सा वाला कायरल है, कौन सा वाला अकायरल है। ठीक है, ये बेसिक सा करना होता है अपने। ठीक बेटा, तो बेटा क्या बता रहा था कि आते हैं एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी ने क्या पूछा हुआ है, क्या बोला हुआ है कायरल के बारे में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वो डेफिनेशन याद रखो तो अच्छी बात होगी, लिख सकते हो। बेटा तो ध्यान से क्या होता है, बेटा एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखे कायरल की, क्या दे रखे कायरल की। हमने सिर्फ पढ़ा था कायरल कार्बन के बारे में, क्या पढ़ा था, कायरल कार्बन के बारे में। नॉर्मल बेटा कायरल वर्ड हम क्या करते हैं ना, केमिस्ट्री के अलावा कहीं भी बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं। बेटा क्या कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे। बेटा देखो बेसिकली कायरल कंपाउंड बेटा वो होते हैं, देखो ये दिख रहा है बेटा, ये देखो दो तरीके के बेटा ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। देखो एक लेफ्ट वाला और एक क्या आपके पास राइट वाला ऑब्जेक्ट है। तो उठाते हो उसको एनसीईआरटी के ऊपर, देखो ध्यान से। तो बेटा देखो सिंपल लॉजिक क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड, कोई कंपाउंड है बेटा, बीच में क्या लगा रखा है, बेटा बीच में मिरर रखा हुआ है। क्या है बेटा आपके पास, बीच में मिरर है। बेटा बीच में क्या है, एक मिरर है। तो अगर बेटा उसको रखोगे सामने, देखो मान लो आप इस पेन को लेके खड़े हो जाओ किसी मिरर के सामने, तो ये और मिरर में जो इमेज बन रही होगी बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल सेम बनती है। ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। बेटा क्या है, बिल्कुल सेम इमेज बनेगी, बनेगी। एक सर्कल ले लो या बॉल ले लो, बेटा उसकी इमेज क्या बनती है, बिल्कुल सेम बनती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब इमेज सेम बनेगी ना, बेटा क्या बनेगी, इमेज सेम, तो बेटा बेसिकली इसको उठाकर, इसको कट करके बेटा इसके ऊपर उठा के रख सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज को कट करके अगर ऑब्जेक्ट पे रखे, और देखो बिल्कुल परफेक्टली बेटा क्या करता है, मैच कर जाएगा। क्या करेगा, परफेक्टली मैच कर जाए। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए, परफेक्टली मैच कर जाए, बेटा वो कहलाते हैं नॉन कायरल या फिर अकायरल कहते हैं। बट आपका हाथ देखो, ध्यान दिया होगा कि जब हाथ को ऐसे रखते हो ना किस पे, मिरर के ऊपर, तो देखो उल्टा बन के आता है आपका हाथ। ठीक बेटा, कुछ ऐसा बन के आता है कि अगर आपने ऐसे हाथ रखा हुआ है ना, तो बेटा ये ऐसे बन के आता है मिरर के अंदर। ठीक है, ये ऐसे रखोगे तो ऐसा बन के आएगा। अब देखो उसको काट के इसके ऊपर रखो तो मैच कर रहा है, बस नहीं कर रहा, कैसे भी करोगे मैच नहीं करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट जिनका इमेज होता है ना, अगर उसको कट करके पेस्ट करने की कोशिश करें ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सुपर इम्पोज नहीं होगी। पर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कायरल। ठीक है, तो डेफिनेशंस लिख लो।
एनसीईआरटी वाली देखिए, कायरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक बेटा, सिंपल सा, an object whose mirror image mirror image is non superimposable on each other, थोड़ा एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली फिट नहीं बैठता ऑब्जेक्ट और इमेज, तो बड़ा कहलाता है कायरल ऑब्जेक्ट्स। बड़ा कायरल या नॉन कायरल बोल सकते हैं इसको, या फिर नॉन कायरल बोल सकते हैं बेटा इसको। तो बड़ा क्या सिंपल सा होता है कि अन ऑब्जेक्ट whose mirror image एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मिरर इमेज क्या होगी, सुपर इम्पोजिबल होगी, इज सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा और कायरल या नॉन कायरल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। बड़ा ध्यान दो, तो बेटा देखा क्या गया है, ध्यान दो, नोट करके लिख लो कि जो कायरल कार्बन्स होते हैं ना बेटा, कायरल कार्बन्स जिनसे हमें बेटा बनता क्या है, कायरल कंपाउंड बनता है। बेटा क्या बनता है, कायरल कंपाउंड्स बनता है, ठीक बेटा। तो कायरल कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका जो मिरर इमेज होता है ना, कायरल कंपाउंड्स मिरर इमेज is also non superimposable on each other तो बड़ा क्या देखते हैं कि जो आपके पीछे लिखवाया था ना एग्जांपल्स, जैसे वाला ये वाला एग्जांपल कि ये कायरल कार्बन है, मतलब कायरल कंपाउंड है। जब बेटा इसकी भी मिरर इमेज बनाओगे ना, क्या बनाओगे, मिरर इमेज बनाओगे, तो ये भी बेटा क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता कभी भी। क्या होता है, कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करता। जबकि ये वाला कंपाउंड जो बेटा क्या है, कायरल है, जब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं ना, तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज इजिली हो जाते हैं, बस ये फर्क है। ये सुपर इम्पोज नहीं होगा तो कायरल हो गया, इसलिए कायरल कार्बन बोला। वो तभी होता है जब एक कार्बन की कम से कम चारों बॉन्ड्स बेटा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक भी सेम टू सेम हो गई ना, तो बेटा सुपर इम्पोज इजिली हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है अभी समझाता हूं मैं, पहले समझ लो, इसको लिख लो एक दो डेफिनेशंस को, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, लिखो एक सेकंड, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन हो गए। देखो एनसीईआरटी में और क्या दे रखा है आपके पास, एक सेकंड इसको आगे करता हूं पहले, ठीक है। तो वो दे रखा था आपके पास, देखो बेटा बेसिकली वही एग्जांपल बताया था ना कि जो कायरल कार्बन्स होते हैं ना, उनकी जो मिरर इमेज होती है सुपर इम्पोजिबल होती है। बड़ा ये जो एग्जांपल दे रखा था यहाँ पे, दो मिथाइल है, ये कार्बन, एक OH है, एक H है, और दो मिथाइल है। जब इसकी इमेज बनाते देखो बेटा, OH पर ध्यान रखना, होता क्या है कि हम नॉर्मली जो कंपाउंड्स बेटा बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, कंपाउंड्स को जब फॉर्म करते हैं, एक सेकेंड बेटा, वो कैसे करते हैं कि ये कार्बन है तो OH इधर होगा, H इधर होगा, बेटा CH3 इधर होगी, और CH3 कहाँ होगी, इधर होगी। बट एक्चुअली में ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता। होता बेटा क्या आपके पास कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ना, देखो एक अगर कार्बन है तो देखो एक OH इधर होगा बेटा, ये H इधर होगा, ये होता है टेट्राहेड्रल शेप के, तो चार बॉन्डिंग है ना, तो बेटा एक H कहाँ होता है, पीछे, बोर्ड के अंदर पीछे, तो दिखा रहा है नहीं बेटा, तो ये पीछे की साइड बॉन्डिंग है आपके पास, कहाँ पे, पीछे की साइड। देखो एक दिखा रहा है बेटा, ये बोर्ड के बाहर होता है, इस तरह से बाहर निकला हुआ होता है,
तो उसको बड़ा डैश्ड लाइन से दिखा देते हैं। बड़ा ये आपका CH3 है। तो बेसिकली दो बॉन्ड्स तो आपके बोर्ड पे होंगे और दो आगे पीछे होते हैं, एक बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के अंदर होते हैं। जब इसकी इमेज बनती है तो देखो बड़ा, ये वाला देखो यहां बनेगा, ये वाला देखो यहां बना। तो देखो पहले जो बाहर निकला हुआ था ना इधर की साइड, वो बाहर निकला इधर की साइड और इधर चला गया। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। इसको बेटा क्या कर सकते हैं, अगर घुमा दे, क्या करते हैं इसको घुमा दे, तो देखो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। इसको बेटा अगर रोटेट करा दे तो देखो कैसा बन गया, ऐसा बन गया। इसको उठा के इस पे डाल सकते हैं, तो दिख रहा है कि इमेज को ऑब्जेक्ट पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोजिबल है दूसरे के ऊपर। अगर सुपर इम्पोजिबल है तो ये आपका कायरल काउंट नहीं होगा। आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखा बुक में। पर देखो इस बार ये जो कार्बन है दिख रहा होगा आपके पास, एक मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन और वो चारों बॉन्ड यूनिक है, मतलब कायरल है, पहले से पता है हमें, कंफर्म भी कर सकते हैं। देखो ध्यान बेटा, इसकी बेटा देखो इमेज यहां बनी, देखो ये यहां बना, ये वाला यहां बना और ये वाला यहां बना। इसको जब घुमाओगे बेटा आपके पास क्या करो, घुमाओगे तो घुमाने के बाद ध्यान रखना बेटा, घुमाने के बाद ये कुछ ऐसे बन के आता है। आपको ऐसा क्यों बना बेटा, ऐसा इसीलिए बना क्योंकि ये बॉन्ड बाहर की साइड है। बेटा कहा था CH3 बाहर की साइड, जब इसको घुमाते हैं ना तो ये अंदर चला गया और ये बाहर आ गया। कहां चला गया, देखो फिर से, ये पीछे था, ये आगे की साइड था। इमेज बन गई, इसको घुमा रहे, जैसे मर्जी घुमा दो। जब घुमाओगे बेटा 180 से तो ये देखो पीछे से कहां चला गया, आगे चला गया, और ये आगे से कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो बन तो रहा है। अब बेटा ध्यान दो, जहां पीछे पहले क्या था CH3, वहां पे क्या है C2H5, आगे कौन था ये, तो आगे कौन है ये वाला, तो मैच नहीं करती है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसलिए बोलते हैं अकायरल, सॉरी ये कायरल हो गया, क्या हो जाएगा कायरल। तो आप ये डायग्राम को भूल जाओ, डायग्राम पे ध्यान मत देना, सिंपल सा क्वेश्चन एक नंबर का आएगा जो बोला न्यूमेरिकल, जहां पे आपको कार्बन आइडेंटिफाई कर लेना, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड यूनिक है तो कायरल होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बस सिंपल से याद रखना ये चीज। ठीक है बेटा, तो बेटा वही आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। बेटा अगला क्या था इसके अंदर, बेटा एनसीईआरटी में एक और चीज बेटा बोलते हैं एनांटोमर्स। बेटा क्या बोलते हैं, एनांटोमर्स बोलते हैं। देखो क्या है एनांटोमर्स का मतलब, the stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror image are called enantiomers। बेटा देखो ध्यान से, क्या कहा जा रहा है कि बेटा मान लो ये वाला और ये वाला, इसकी बेटा मिरर इमेज ये बनी, बेटा इसकी मिरर इमेज क्या बनी, ये बनी, और एक दूसरे में सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ठीक है, देखते क्या बेटा इसके बाद कि ये वाला निकल के आता है डेक्स्ट्रो, बेटा क्या निकल के आता है लिवो। अगर कायरल कंपाउंड होगा ना तो उसके ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज, पर रियलिटी में क्या होता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है ना और ये इमेज है। तो रियलिटी में क्या होता है, आपके पास दो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना, एक कंपाउंड बेटा ये है और एक कंपाउंड कौन सा, ये वाला। देखने में क्या लगते हैं मिरर इमेज, बट एक्चुअली में क्या होते हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं दो। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। बट मान लो जैसे मान लो कि दो जुड़वा लोग होते हैं ना, देखने में क्या लगते हैं, सेम जैसा लगता है, बिल्कुल सामने का रख दिया आपने, मिरर रख दिया, बट एक्चुअली में दोनों क्या है, दोनों ही रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बड़ा वही कहा जा रहा है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो देखने में एक दूसरे के मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, देखने में एक दूसरे के मिरर इमेज होनी चाहिए और सुपर इम्पोजिबल भी ना हो, तो बड़ा उनको बोलते हैं एनांटोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनांटोमर्स बोलते हैं, वही लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर। Stereoisomers related to each other as superimposable mirror image are called enantiomers। तो डेफिनेट बेटा लिख लेते हैं इसका आखिरी में, बट इसको बोलते हैं एनांटोमर्स। सिंपल बेटा आपके पास टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा आपके पास, ठीक है, जो which appears non superimposable mirror image, ठीक है,
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो पहली कंडीशन बेटा ये हो गई बेटा। दूसरा, ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए। दूसरा, दे मस्ट ऑल्सो बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव भी होनी चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल जैसे दिखाई देनी चाहिए। मतलब बेटा क्या होना चाहिए कि एक क्या होना चाहिए, वन शुड बी क्या होना चाहिए बेटा? डेक्स्ट्रो, another one and other one लिवो। ठीक बेटा, तो उनको बेटा बोलते हैं एनांटोइमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनांटोइमर्स बोलते हैं। बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स जो देखने में एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? एनांटोइमर्स बोलते हैं इनको। ठीक है बेटा, ये था आपके पास। और क्या रहेगा लास्ट बेटा? इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। बेटा क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। देखो क्या होता है इसके अंदर, रेसमिक मिक्सचर। बड़ा सिंपली क्या होगा कि मान लो आपके पास एक हमने वो लिया बेटा, ग्लास ले लो बेटा, इसमें डाल दो दोनों को, डेक्स्ट्रो को भी और लीवो को भी। बेटा देखने में तो सेम ही है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, बट एक डेक्स्ट्रो बेटा क्या है? लीवो। तो बेटा मान लो पहले हमने रखा होता डेक्स्ट्रो, बेटा क्या यहाँ पे डेक्स्ट्रो है बेटा, बचे उसमें क्या डाल दिया हमने? लीवो डाल दिया। बेटा मान लो ऐसे लाइट जब जाएगी तो बेटा ये वाला क्या करेगा? उसको लाइट को ऐसे मोड़ेगा, ये वाला वापस मोड़ देगा। तो फाइनली जब लाइट निकलेगी तो कैसे निकलेगी बेटा? बिल्कुल सीधी निकलेगी। अगर एक ही सोल्यूशन में डेक्स्ट्रो भी और लीवो भी है, दोनों की क्वांटिटी क्या सेम है, तो डेक्स्ट्रो उसको नीचे मोड़ रहा होगा, लीवो उसको वापस मोड़ देगा। तो देखने में क्या लगेगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, बट एक्चुअली में ऑप्टिकली एक्टिव है। बट डेक्स्ट्रो और लीवो क्योंकि सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो रहा है? नेट वैल्यू क्या निकल जाती है? 0 निकल के आती है। ठीक है बेटा, इफ टू आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब डेक्स्ट्रो एंड लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो are present in equal quantity, ठीक है बेटा। दो आइसोमर्स डेक्स्ट्रो और लीवो किसमें प्रेजेंट है? इक्वल क्वांटिटी के अंदर। देन रोटेशन बाई, देन क्लॉकवाइज रोटेशन बाई डेक्स्ट्रो is cancelled out by anti-clockwise rotation of LIVO. The solution appears inactive. तो बड़ा इसके होगा क्या? देखने में क्या लगेगा? सोल्यूशन आपका क्या हो गया? इनएक्टिव, बट एक्चुअली में एक्टिव है, लेकिन आपस में क्या हो रहा है? कैंसल आउट हो जाते हैं। तो बड़ा इस तरह के बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इस तरह के सोल्यूशन को या मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। बड़ा यहीं से आते से बोलते हैं रेसमाइजेशन। बड़ा क्या बुलाते हैं? रेसमाइजेशन। बड़ा सिंपल सा है कि आइदर बड़ा आपके पास क्या हो, मान लो आपके पास क्या है, बड़ा क्या था? डेक्स्ट्रो था। बड़ा मान लो क्या था इसमें? डेक्स्ट्रो था। बड़ा क्या किया आपने? बाहर से लाके डाल दिया इसके अंदर लीवो। ठीक है, या फिर उल्टा हो जाए बेटा, आपके पास क्या हो? आपके पास पहले से क्या हो? लीवो हो। क्या हो आपके पास? पहले से लीवो हो। डेक्स्ट्रो था, लीवो डाल दिया, लीवो था, डेक्स्ट्रो डाल दिया। ठीक है ना?
लीवो को डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो को लीवो बना दो, मतलब डाल दो, ताकि वो क्या बन जाए, रेस्मिक बन जाए। तो किसी नॉर्मल सोल्यूशन को रेस्मिक बनाने को बड़ा बोलते हैं रेस्माइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सोल्यूशन into a racemic mixture by addition of by addition of either dextro or levo in the solution। ठीक है आपका। तो डेक्स्ट्रो या लीवो डाल के अगर हम उसको क्या करते हैं, पहले से ऑप्टिकली एक्टिव था बट उसमें डाल डाल के उसको इक्वल कर देंगे दोनों क्वांटिटी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, वो रेस्मिक। और इसी बेटा प्रोसेस बोलते हैं रेस्माइजेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो बेटा ये था आपका पूरा पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एनांटोमर्स। ठीक है, इसको बहुत ही डेफिनेशन आती है बेसिकली, और मोस्टली अगर एमसीक्यू आएगा तो वही पता करना पड़ेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। तो बताओ सिंपल आप चेक कर लो कार्बन कायरल है या नहीं है, उससे आपका आंसर निकल के चला आता है। ठीक बेटा, तो ये खत्म होता है हमारा पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा एक टॉपिक और करते हैं, फिर करेंगे आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बेटा वो था कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बेटा इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो हमें करने होते हैं, सिर्फ इसी चैप्टर के, बाकी चैप्टर के तो उसमें कुछ खास नहीं है, बट इसके इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास। लेट मी जस्ट गो टू द लास्ट पेज। बेटा देखो यहाँ पे कहाँ गया, बेटा ये देखो, बेटा क्या आपका सिंपल सा इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड्स। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड्स डेली लाइफ में यूज करते हैं, बेटा 3-4 है, फटाफट देख लेते हैं ये प्रॉपर्टीज को। तो बेटा पहले देख लो, पहले वाले को उठा लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज को मैं मार्क करवा देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, एक सेकेंड, वापस आते हैं इसके ऊपर, नोट के ऊपर आगे चलते हैं। सॉरी खाली था, ओके। देखिए पर देखो उठाते हैं हम कौन सा, ये वाला पहला। देखो थोड़ा क्या बोला मैंने कि ये है आपके पास इंपॉर्टेंट हाइट, एक सेकेंड, बेटा क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट हैलोअल्केन्स। ठीक है, कुछ ऐसे हैलोअल्केन्स जिनको हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। बेटा क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से, इसमें डायरेक्टली पॉइंट्स याद रखने आपको, और कुछ खास याद नहीं रखना आपको, सिंपल सा आपके पास। तो देखो पहला बेटा क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। बेटा क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। बेटा बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा इसका, बेटा CH2Cl2। बेटा इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। बेसिकली कार्बन होगा बेटा आपके पास, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, और बेटा 2 ही क्या लगे होंगे, Cl। तो क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, IUPAC नेम। और कॉमन क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। ये कॉमन नेम और ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या है। बेटा देखो मेन काम क्या, ध्यान रखना, बेटा इसको यूज करते हैं मोस्टली एज ए सॉल्वेंट के रूप में। बेटा कहाँ यूज करोगे इसको, बेटा यूज करोगे मोस्टली सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब देखो ध्यान से बेटा, बेसिकली देखो हमारे पास 2 सॉल्वेंट होते हैं, पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर। पोलर के लिए वाटर होता है, लेकिन नॉन पोलर के लिए हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये एग्जांपल किसका, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ही। जैसे मान लो आपके पास कोई देखते हो ना, अब घर में अगर पेंट वगैरह होता है, तो पेंट जब हाथ में लग जाता है ना, तो पानी से नहीं धुलता वो, तो उसको डीजल से, पेट्रोल से धोने की कोशिश करते हैं, थिनर आता है। तो वो बेसिकली होते क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उससे बड़ा ये भी एग्जांपल किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करना हो तो इसके अंदर भी डिसॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट है बेसिकली, बोला ना। यूज कैसे करते हैं, एज ए पेंट रिमूवर। कहाँ यूज करोगे, ऐसे पेंट रिमूवर क्या कर लोगे, इसको यूज कर लोगे। ठीक है बेटा, और क्या काम हो सकता है इसका, बेटा यूज कहाँ होती है ये, एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। ठीक है बेटा, अगला एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो बोला ना कि इसको बेसिकली यूज करते हैं जब बहुत सारी मेडिसिन बनाने होते हैं ना, मेडिसिन को जैसे देखो, जब आप
चाय बनाते बेटा क्या करते हो, चाय में दूध में पानी मिलाते हो, बहुत सारी चीजें मिलाते हो, तो पानी हर जगह यूज करते ही करते हैं, खाना बनाओ तो पानी डालते ही डालते हैं, क्योंकि बाकियों को डिजोल्व करना पड़ता है, नमक हो गया या फिर आपका जो भी चीज़ है उसको डिजोल्व करना पड़ता है हमें। पर सेम आपका जब हम सोल्यूशन मतलब कोई मेडिसिन बनाएंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स को घोलना पड़ता है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो कहाँ डिजोल्व करते हैं बेटा, उसको इसी में डिजोल्व करते हैं, इसलिए बेटा बोलते हैं एज ए सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स के अंदर। ठीक है। दूसरा बेटा यूज क्या करते हैं, मेटल क्लीनिंग के अंदर। ठीक है, मेटल्स वगैरह जो होते हैं इसमें पेंट उंट कर देते हैं हम लोग, लेकिन उसको दोबारा साफ करना हो तो पेंट पानी से तो निकलेगा नहीं, तो इसको यूज कर सकते हैं और रब कर देंगे तो पेंट आराम से निकल जाता है किसी मेटल से। ठीक है आपके पास बेटा, ये तो होगा यूजेस। बट इसका नुकसान देखो क्या होता है। तो पहले बेटा आपके पास ये हार्म करता है ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। बेटा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस बोलते हैं इसको, उसको बहुत ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए जो पेंटर वगैरह जो होते हैं, जो पेंट वगैरह करते हैं, बेसिकली वो यही यूज करते हैं पेंट रिमूव करने के लिए। तो उनकी दिक्कत क्या होती है, उनकी आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाती है, आंखें हो गया या बहुत सारी बीमारियां हो जाती है उसके अंदर। ठीक है बेटा, तो वही बोला गया है। अगर बहुत टाइम तक बड़ा क्या कर रहे हैं हम, exposure to lower layer of methylene chloride in air can lead to slightly impaired hearing and vision। अगर थोड़ा बहुत ही मिथाइलिन अगर आपने लिया है या किसी ने गलती से ले लिया है काफी दिन तक, क्योंकि पेंटर तो पूरी लाइफ ही कहाँ काम कर रहे हैं, इसके साथ ही काम करते हैं, तो अगर ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी अगर कांटेक्ट आ रहा है बॉडी के, तो बड़ा क्या कहलाएगा, वो आपके सुनने की और देखने की क्षमता को खराब कर देती है। अगर ज्यादा ही एक्सपोज होगी बॉडी उसके साथ, मतलब अपनी बॉडी पे गिर रहा है लगातार वो, तो बड़ा क्या करेगा आपके पास, ये कॉज करता है डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग, नंबनेस इन द फिंगर एंड टोज। तो हेडेक होगा, झंझनाहट होगी, सब कुछ होगा आपके किसके अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है। अगर डायरेक्टली बेटा स्किन के ऊपर आ गया, तो बेटा डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट बेटा क्या होता है आपके पास, ये कॉज करता है इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। तो जो अगर बॉडी पे गिरेगा ना, तो एसिड की तरह क्या होगा, बॉडी जलने लगती है और आपकी हाथ क्या होंगे, बिल्कुल लाल हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये गलती से आंखों में चला गया, तो बोला ना जब स्किन को जला रहा है, तो आंखों की रेटिना और कॉर्निया तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो वो जल जाती है, तो देखना बंद हो जाता है। तो इसलिए बोला जो पेंटर वगैरह है आपके पास, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, तो नॉर्मली एडवाइस किया जाता है कि वो मास्क को पहने, पूरा हेड बॉडी क्या करें, कवर कर ले, ग्लव्स पहने। बट आप जानते हो हमारे इंडिया के अंदर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के क्या करते हैं वो लोग काम करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ बहुत बुरी होती है, क्योंकि कुछ सालों के बाद उनके स्किन, देखने की दिक्कत, सुनने की दिक्कत, आंखों में दिक्कत, सब बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन यूज नहीं करते वो लोग, इसलिए। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो कंपाउंड है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, वो है आपके पास 3 क्लोरीन वाला, बड़े इसको बोलते हैं आपका क्लोरोफॉर्म। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे चल के भी। बेटा आपके पास उठा के लाते पहले इसको, बेटा देखो, बेटा दूसरा वाला आपके पास है क्लोरोफॉर्म। बेटा बेसिकली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। बेटा फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1 कार्बन 3 Cl, बेटा 1 हाइड्रोजन। बेसिकली बेटा CHCl3 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म, बेटा इसको बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात करें आपके पास, तो नॉर्मल जितने भी आपके पास ये वाले हेलो अल्केन्स होते हैं ना, ये सारे के सारे बेसिकली है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं हमें। तो नॉर्मल इसको भी क्या यूज करते हैं, यूज करा जाता है एज ए सॉल्वेंट। ये भी क्या होगा, एज ए सॉल्वेंट। बट नॉर्मली जैसे वो वाला सॉल्वेंट था, वो बेटा यूज करते थे पेंट इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर, बेटा इसको यूज करते हैं फैट्स के अंदर, सॉल्वेंट फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये नॉर्मली फैट्स को डिसॉल्व करना हो, एल्कलॉइड्स को डिसॉल्व करना हो, या फिर आपके पास आयोडीन को डिसॉल्व करना हो, तो उस तरह की इंडस्ट्री जहां पे ये काम होते हैं, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा आपके पास ज्यादातर आज के बेटा यूज कहां पे होता था, ये क्लोरोफॉर्म बेटा यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रीओन्स, और खासकर R22 को बनाने के लिए। बेसिकली जो आपके फ्रिज में गैसेस यूज होती है ना, आपका रेफ्रिजरेंट के अंदर, एसी और फ्रिज के अंदर, उन गैसेस को बनाने में बेटा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म अच्छा खासा यूज होता है। ठीक है।
और बेटा सबसे मेन इसका यूज जो था पहले, अब बंद कर दिया गया है बेसिकली, वो था आपके पास जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इन सर्जरी। बट आपने बहुत सारी मूवीज में देखी होंगी जहां पे रुमाल पे वो लिक्विड डालते हैं, लोगों को सुंघाते और किडनैप करके ले जाते हैं। तो बेसिकली वैसा वो क्या था, वो एक क्लोरोफॉर्म होता था जिसको सुंघा के लोगों को बेहोश करते थे। तो पहले किडनैपिंग में यूज करते थे, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स भी यूज करते थे। जब आपका ऑपरेशन होने वाला हो, अगर बहुत ज्यादा पेन होने वाला हो, तो क्या करते थे वो क्लोरोफॉर्म को यूज करते थे एनेस्थीसिया के रूप में, ताकि पेशेंट को क्या कर सके, सुला सके। तो बट देखा गया पड़ा बहुत सालों के यूज के बाद कि जो आपका जो क्लोरोफॉर्म था ना, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे। ठीक है ना। देखा क्या आपके पास कि जब इनहेल करते थे ना किसको, क्लोरोफॉर्म को या उसके वेपर्स को, तो इस वही सेमड़ा उसकी तरह सीएनएस को दिक्कत क्रिएट करता है। दूसरा कॉज करता है आपका डिजीनेस, वही फटीग, हेडेक। तो बड़ा दिक्कत क्या आती है जब एनेस्थीसिया देते थे ना पेशेंट को, तो पेशेंट को काफी दिनों तक बहुत ज्यादा हेडेक होता था, फटीग होता, मतलब लगता था बॉडी बहुत थकी हुई है, सोते रहो बस सोते रहो। और साथ में आपके पास हेडेक तो होता ही था, डिजीनेस थी। ये सारी समस्या बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए बेटा क्या किया, इसको बंद कर दिया गया। और आज के बेटा यूज करते हैं ईथर यूज करते हैं, जिससे नुकसान हमें बॉडी को बहुत कम होता है। क्लोरोफॉर्म की जगह यूज करते हैं ईथर, जिससे नुकसान हमारी बॉडी को क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। बेटा साथ में क्या था कि अगर इसको लगातार काफी दिनों तक यूज हो जाए, तो बेटा डैमेज कर सकता है किसको, हमारे लिवर को। ठीक है, क्या करता है, लिवर को। बेटा देखो होता क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है किसके अंदर, फोस्जीन के अंदर। क्या बनता है, फोस्जीन के अंदर। बेटा देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, बेसिकली क्लोरोफॉर्म आएगा, बेटा रिएक्ट किसे करता है, ऑक्सीजन के साथ। और बेटा क्या मिल जाए इसको, लाइट मिल जाए। क्या मिल जाए, लाइट मिल जाए। तो बेटा एक बनती है गैस, बेटा इसको बोलते हैं फोस्जीन, COCl2 को बोलते हैं फोस्जीन। और साथ में बनता है HCl। तो ये तो बॉडी इसको निपटा देती है। बट ये जो फोस्जीन बेटा गैस है ना, ये बेसिकली आपका एक पॉइजन है। बेटा क्या है आपके पास, पॉइजन है। तो देखो डायरेक्टली क्लोरोफॉर्म नुकसान नहीं पहुंचा रही, बट क्लोरोफॉर्म जिस चीज में कन्वर्ट हो जाती है वो होती है फोस्जिन, और ये पॉइजन है, और ये बॉडी को बहुत ज्यादा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। तो लिवर को नुकसान बेटा पहुंचाती है, साथ बेटा किसको पहुंचाती है, आपके किडनीज को। क्लियर है। इसके अलावा सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। अगर बहुत देर तक इसके अंदर अपनी स्किन को डाल दो क्लोरोफॉर्म में, तो स्किन में भी बहुत सारी क्या होती है, दिक्कतें आनी चालू हो जाएंगी। ठीक है बेटा, सेम वही जो लिखा ना, क्लोरोफॉर्म इज आल्सो स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, कार्बोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं फोस्जिन। ठीक है। तो क्योंकि अगर देखो बेटा क्या दिख रहा है कि अगर ऑक्सीजन हो और लाइट हो, तो हमारी बॉडी के अंदर भी और इन्वायरमेंट के अंदर भी ये कन्वर्ट किस में होता है, बहुत इजीली फोस्जिन के अंदर। तो बेटा इसीलिए क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, क्लोज डार्क कलर्ड बोटल्स के अंदर, ताकि इसके अंदर लाइट ना पहुंचे, और बिल्कुल उसको पैक करते सील करके रखते ताकि हल्की सी भी एयर ना पहुंचे, क्योंकि अगर एयर और लाइट इसको मिलेगी तो ये बना लेगा फोस्जिन गैस, और उससे बहुत सारे लोगों की हो सकती है, जान जा सकती है। तो उसको बचाने के लिए ये प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। बट उसी केस में जब आपके पास एक्सट्रीम कंडीशन हो, तभी क्लोरोफॉर्म को यूज करें, हमारा यूज नहीं करते, क्योंकि इसको बचा के रखना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ठीक है बेटा, अगले पे आते हैं। तो देखो अगला कौन सा है आपके पास, अब है बेटा आपके पास, दो उठा लेते एक साथ, या एक ही उठाए, एक उठाते पहले। बेटा अगला है ट्राई आयोडो, जिसमें बेटा क्लोरोफॉर्म था ना बेटा, ये है आपका आयोडोफॉर्म। बेटा क्या है आपके पास, किसको कहते हैं, आयोडोफॉर्म। बेटा क्या बुलाते हैं, आयोडोफॉर्म। एक सेकंड उठा लेते हैं इसको। बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड से बोलते हैं आयोडोफॉर्म। बेटा आयोडोफॉर्म बेसिकली यूज होता था आपके पास उसके लिए, जब आपको चोट उठ लग जाती है ना, जैसे आजकल डेटॉल लगाते हैं, तो यहाँ पे इसको यूज करते थे एंटीसेप्टिक के रूप में। तो इट वाज यूज एज एंटीसेप्टिक। ठीक है। बट देखा क्या गया एक्चुअली में कि जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो थी ना, बेसिकली आती कहाँ से थी, वो आती थी आयोडीन से। बट कहाँ से आती थी, आयोडीन से। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, CH3। तो बेसिकली दिखा गया कि एक्चुअली में आयोडोफॉर्म कुछ खास काम नहीं कर रहा, काम आयोडीन कर रहा है। तो आयोडीन को हम किसी और सोर्स से भी यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा थोड़ा लेस हार्मफुल हो। ठीक है। और उसमें एक दिक्कत और क्या होती है कि आयोडोफॉर्म की जो स्मेल होती है ना, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, मतलब लगता है कि बस
कोई सड़ा हुआ अंडा बिल्कुल ही किसी ऐसी गंदी जगह पहुंच गया, जितनी गंदी स्मेल होती थी ना कि लोग इसको यूज करने से कतराते थे कि कौन लगाएगा, छोड़ छोड़ देते। इसीलिए क्या किया गया, एक ऐसे सोर्स को ढूंढा गया जहां से आयोडीन मिल जाएगा बट स्मेल क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो बेटा ये था आपका CH3 आयोडोफॉर्म। बेटा नेक्स्ट देखते हैं, बेटा ये है आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें चार, एक कार्बन होगा बेटा, चार क्लोरीन हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखो देखिए बेटा इसमें क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज टू यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स। तो बेटा बेसिकली इसको यूज करते हैं मोस्टली आपके पास सिंपल सा, आपके जितने भी फ्रिज वगैरह होते हैं एसी, उसमें जो गैस होती है उसके लिए, और साथ में प्रोपेलेंट्स, अगर आपको फ्यूल वगैरह बनाना हो तो उसके लिए भी यूज करा जा सकता है, जेट इंजन वगैरह जो होते हैं बेटा उसके अंदर। एरोसेल कैंस हो गए बेटा, इट इज ऑल्सो यूज टू फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बेटा बेसिकली बोला गया जो CFC गैसेस होती है ना उसको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे रिएजेंट बहुत ज्यादा यूज होता है बाकी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, बड़ा साथ में बोला ना कि बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होता है, तो बेसिकली एक अच्छा खासा रिएजेंट है जिसको यूज कर सकते हैं बहुत चीजें बनाने के लिए। और ये भी बड़ा क्या होगा, सॉल्वेंट के रूप में यूज करा जाता है बहुत जगह, सारे सारे यूज होते हैं सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, बट इसके अलावा 1960 तक पहले क्या करते थे, इसको यूज करते थे एज ए क्लीनिंग फ्लूइड बोथ इन इंडस्ट्री एंड एज अ डिक्रीजिंग एजेंट एंड इन द होम एज ए स्पॉट रिमूवर एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो बेटा क्या था कि पहले बहुत सालों तक इसको यूज किया गया किसके लिए, घरों में सफाई करने के लिए। अगर किसी कपड़े पे दाग लगा हुआ हो तो इसको यूज करके उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बोला ना कि सॉल्वेंट है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो उसको डिसॉल्व कर लेता था। लेकिन बाद में क्या चला बेटा आपके पास, देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लिवर कैंसर। बट बाद में पता चला कि इसकी यूज करने की वजह से बहुत सारे लोगों को लिवर कैंसर होने लगा, तो इसको यूज को बंद कर दिया गया। तो साथ में इसके क्या था, छोटे मोटे बीमारी तो और भी थी, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, जो क्या करते थे, डैमेज कॉज करते थे नर्व सेल्स को। नर्व्स काम करना बंद कर देंगे आपके पास, तो आप बॉडी उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती, आपको लकवा जैसी चीज होती है ना वो मार सकती है। ठीक है, बोला ना कि आपका स्टूपर हो जाएगा, कोमा आ सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, या डेथ हो सकती है, कि बिल्कुल आपकी बॉडी काम ही नहीं करती है, डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा देर तक हो रहा है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, इरेगुलर कर देता है, या काम करना बंद ही करवा देता है। ये तो बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगी, कभी ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, कभी कम कर रही है, या फिर निपटाई देगी हमें। आईज को भी दिक्कत करती थी। ठीक है, जब इसको बेटा हमने रिलीज कर दिया गलती से, कहाँ पे, एयर में रिलीज होती थी, जब यूज कर लिया आपने तो कहाँ गई, ये ऊपर जाती है, कहाँ पे, एटमोस्फेयर में। और एटमोस्फेयर में जाने के बाद क्या करती थी, ये ओजोन को भी डिप्लीट करने लगी। तो इसके इतने सारे नुकसान निकल के चले आए ना कि लोगों ने फिर बोला, गवर्नमेंट्स ने क्या बोला कि अब ये ज्यादा हो रहा है, हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा इसके नुकसान बहुत ज्यादा आ गए। ठीक है, क्या आ गया, इसके बहुत सारे क्या हो गया आपका नुकसान निकल के चले आए। ठीक है, तो अगर जब हमारा डिप्लीशन में बेटा किसका होगा आपके पास, ओजोन का, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, यूवी लाइट आएगी, और यूवी लाइट से क्या होगा, और ज्यादा नुकसान होगा। तो इसका यूज बिल्कुल क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब कहीं भी इंडस्ट्री वगैरह में बहुत कम यूज होता है, और यूज भी होता है तो वो बहुत ज्यादा क्या करता है, सेफली यूज करना पड़ता है ताकि कोई नुकसान हो ना, मतलब सूट्स पहन के यूज करो इसको। ठीक है, पर देखो अगला क्या है, फ्रियोन्स। पर अगला क्या है, फ्रियोन्स, देखते हैं क्या चीज है। पर देखो फ्रियोन्स क्या होंगे, बेटा फ्रियोन्स बेसिकली बेटा बोलते हैं प्रोपेलेंट्स को, या बेसिकली बोलते हैं इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बेटा बोलते हैं सिंपल फॉर्म इसको CFCs भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बेसिकली क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन, तीन से मिलकर बेटा कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और अगर बेसिकली मीथेन और इथेन का ही कंपाउंड हो सिर्फ,
तो कहलाते हैं फ्रियोन्स कहलाते हैं। और भी बना सकते हैं प्रोपेन ब्यूटेन का भी, बट सिर्फ दो मिथेन और इथेन वाले अगर सीएफसीज हैं तो बेटा वो कहलाती है आपके पास फ्रियोन्स कहलाती है। बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर वगैरह पे भी टूटते नहीं है, रिएक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होते, अनरिएक्टिव होंगे बेटा आपके पास, नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बेटा नॉन कोरोसिव होते हैं, मतलब मेटल्स को खराब नहीं करेंगे, और इजीली क्या होता है इसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, जैसे एलपीजी आते हैं तो लिक्विड फॉर्म में उस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा सिर्फ फ्रियोन 1,2 बड़ा CCl F2 को बोलते हैं, फ्रियोन 1,2 बोलते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियोन्स इन इंडस्ट्रियल यूज। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। में से बोला था कि ये बनाते किससे, CCl4 से फ्रियोन्स को, पीछे लिखवाया भी था। कहाँ यूज करते हैं बड़ा फ्रियोन्स को, बेसिकली प्रोपेलेंट्स के अंदर, रेफ्रिजरेशन के अंदर, एसीज के अंदर, जहां भी ठंडा करना हो गैसेस ही आपको ये यूज कर लो, क्योंकि ये इनके अगर गलती से लीक हो गया आपके घर में, मान लो एसी यूज कर रहे हो, एसी टूट गया, गैस लीक हो गई, फ्रिज का गैस लीक हो गई, तो ये क्या करते हैं आपके पास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, आपके जो एसी का जो कंप्रेशर होगा उसको खराब नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है कि प्रॉपर्टीज बहुत सारी अच्छी अच्छी है इसकी, ठीक है बेटा। लेकिन ज्यादातर जब फ्रियोन्स बेटा होते हैं आपके पास, जब फ्रिज आपका पुराना हो जाएगा तोड़ के फेंक देते हैं लोग उसको, तो बेटा क्या होते हैं आखिरी पहुंचते कहाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर, जहां पर क्या करते हैं पास ये जाके जब पहुंचते बेटा कहाँ पे आपके ओजोन को बेटा क्या करते हैं, बेसिकली ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं, जितने भी फ्रियोन्स ओजोन को करते हैं डिप्लीट करते हैं, और वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक नुकसान बेटा इसका यही है, फायदे इसके बहुत सारे हैं, बट नुकसान ये है कि जाके हमारे ओजोन लेयर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसके लिए भी इसकी भी कोशिश करी जा रही है कि इसको रिप्लेस करके कुछ नया यूज कर ले, जो इससे क्या हो थोड़ा बेटर हो और हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचाए, ठीक है बेटा। बेटा लास्ट देखते हैं बेटा, वो है आपके पास डीडीटी, बेटा इसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी। डायग्राम बनाऊंगा अभी, देखो ध्यान से। बेटा सिंपली क्या होता है, ये भी एक कंपाउंड है ये, तो बेटा सबसे पहले इसको यूज किया गया था, डिस्कवरी तो बेटा इसकी हो गई थी 1873 के अंदर, बट इसका जो यूज स्टार्ट हुआ वो वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। और बेटा क्या था, देखो डिस्कवरी आपकी हो गई 1873 में, इसका जो इफेक्टिवनेस था ना, एक साइंटिस्ट थे पॉल म्यूलर, इन्होंने बेटा क्या किया था आपके पास, इन्होंने ढूंढ के निकाला कि एक्चुअली में डीडीटी जो था ना, डिस्कवर तो हो गया था बट किसी काम का नहीं था, कुछ पता नहीं था करना क्या इस चीज का। इन्होंने ढूंढ के निकाला आपके पास कि ये यूज कर सकते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड के रूप में, मतलब आपके मच्छर हो गए या कोई भी आपका जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भगाने के काम आता है ये अच्छा खासा। तब भी कुछ यूज नहीं हुआ, लेकिन जब बेटा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई ना, तो जो आपके सैनिक वगैरह थे ना अमेरिकन से यूरोपियन कंट्रीज के, वो जाके जंगलों में लड़ते थे, और जंगलों में बेटा क्या था, मच्छर बहुत होते थे, तो अगर लड़ाई में 10 सैनिक मर रहे थे बेटा तो 50 मर जाते थे मच्छरों को काटने से, उनको किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, किसी को चिकनगुनिया हो गया मच्छर काटने से, तो बहुत सारे सैनिक बेटा क्या हो रहे थे, मच्छरों को काटने से मर जा रहे थे। तो वहां पर पहली बार बेटा क्या हुआ कि उन्होंने यूज करना शुरू किया डीडीटी को, उससे मच्छरों को भगाने में बहुत ज्यादा क्या मिली, मदद मिली, ठीक है। इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी टाइफस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने लगा, जब वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ तो उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गया कि इंसेक्ट से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इतना इंटेंसिवली यूज हुआ कि 1940s के अंदर बेटा क्या हुआ आपके पास, बड़ा क्या दिखने लगा कि मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी एंड इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड टू हैव ए हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द फिश। दिखा क्या आपके पास जो बड़ा इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपने भी देखा होगा, आपने मम्मी से पूछना कभी पापा से कि हमारे घर में बेटा क्या करते थे, पहले मोर्टिन की कोयल जलाते थे, किसके लिए, मच्छर को भगाने के लिए। लेकिन अब उस मोर्टिन की कोयल से मच्छर कोई नहीं भागता, उसमें बैठ के ही बैठे रहते हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स बहुत जल्दी क्या करते हैं, खुद को इम्यून कर लेते हैं, खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो वो भी हुआ कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो थे ना, वो डीडीटी के खिलाफ बेटा क्या हो गए, इम्यून हो गए। अब उनको कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन लोग यूज करते जा रहे हैं,
तो मच्छरों को कुछ हो रहा था नहीं हो रहा था, लेकिन देखा गया कि जो मछलियां थी ना उनको बहुत ज्यादा क्या था नुकसान हो रहा था, किससे, इस डीडीटी से। क्योंकि जब आप डालोगे तो आखिर में बह बो के कहा जाता है, वो नदियों में जाता है आपका पानी, तो वहां पे बहुत नुकसान हो रहा था। तो बेटा देखा गया कि तो डीडीटी होता है ना आपके पास, वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, और जब कोई एनिमल उसको गलती से खा लेगा ना तो वो उसमें डाइजेस्ट नहीं होती और जाके बॉडी में जमा हो जाती है, ठीक है, और ये जाके डिपॉजिट हो जाती है किसके अंदर, फैटी टिश्यूज के अंदर। और लगातार बेटा क्या होगा, बॉडी के अंदर वो वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डीडीटी क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि बॉडी के बाहर निकल नहीं रहा, डाइजेस्ट हो नहीं रहा, तो एनिमल को नुकसान पहुंचाते और एनिमल की डेथ होने लगती है बहुत ज्यादा। तो जब बहुत ज्यादा डेथ होने लगी एनिमल्स की, तो बेटा इसको क्या करते हैं, बैन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1973 के अंदर। ऑल्टो इट स्टिल यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, जैसे हमारी कंट्रीज वगैरह में, ये जो गरीब कंट्रीज है ना जिसमें हम भी आते हैं इंडिया के अंदर, और बाकी जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह बेटा है, उनके अंदर क्या होता है, आज भी ये यूज होती है बहुत अच्छे खासे तरीके से। आज भी हमारी कंट्री के जो फार्मर्स वगैरह बेटा है, वो इसको यूज करते हैं इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, और इतनी सस्ती चीज अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया जिसको यूज कर सके फार्मर्स। तो फार्मर बेटा आज भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या था बेटा, वो नाम क्या था, डाइक्लोरो। बेटा क्या था आपके पास, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। तो देखो बेटा ये आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल, दो क्लोरीन दो फिनाइल। बेटा फिर क्या है, ट्राइक्लोरो, तो एक दो तीन, बेटा है क्या आपके पास, इथेन। बेटा क्या है, इथेन। देखो एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पे, तो बेसिकली कॉमन नेम है, वहां से निकल के आता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवा नहीं पाए मैं इस लेक्चर के अंदर, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, और पुराना वाला भी रिवाइज कर लेना, ताकि हम एक्सरसाइज को फटाफट खत्म करेंगे, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।